हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजभाषा संबंधी संवैधानिक उपबंध के बारे में। जो भारत के संविधान में जो राजभाषा से संबंधित भाग हैं और अनुच्छेद है वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं राजभाषा से संबंधित प्रश्न में। तो इस वीडियो में हम उनके बारे में ही बात करेंगे। तो सबसे पहले जो है भारत के संविधान में जो है वो 3 भागों में राजभाषा का जो है विवरण दिया गया है। भाग 5 अनुच्छेद 120 में राजभाषा से संबंधित बताया गया है। भाग 6 अनुच्छेद 210 में भी राजभाषा का वर्णन है और भाग 17 तो राजभाषा से संबंधित ही है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हम इन भागों में और इन अनुच्छेदों में हम राजभाषा से संबंधित कौन सी बातें पाते हैं। तो सबसे पहले जो है भाग 5 में अनुच्छेद 120 में जो है वो है संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा। तो 120 अनुच्छेद में जो भाग 17 में किसी भी बात के होते हुए भी और अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी संसद में कार्य हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। मतलब जो अनुच्छेद 348 है और जो भाग 17 में जितनी भी बातें हैं राजभाषा से संबंधित उनके होते हुए भी संसद में कोई भी कार्य जो है वो हिंदी या अंग्रेजी में किया जा सकता है। परंतु यथास्थिति राज्यसभा का सभापति या लोकसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी सदस्य को जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता उसे अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। मतलब जो लोकसभा या राज्यसभा का अध्यक्ष होगा वो किसी भी सदस्य को हिंदी या अंग्रेजी में अपने आप को व्यक्त करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, जब तक संसद में विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें से लोप कर दिया गया हो। मतलब प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक जो है वो इस अनुच्छेद का इस प्रकार लागू होगा कि उसमें मानो कि या अंग्रेजी शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया हो। तो जो अब भाग 6 है उसमें विधान मंडलों में प्रयुक्त होने वाली भाषा के बारे में बात की गई है। भाग 6 में जो अनुच्छेद आता है वो आता है अनुच्छेद 210। भाग 17 में किसी बात के होते हुए भी किंतु अनुच्छेद 348 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी राज्य के विधान मंडलों में कार्य राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं में हिंदी या अंग्रेजी में किया जाएगा। तो सेम ऊपर वाली बात है, बस ये विधान मंडलों के लिए लागू है। और इसमें भी वही है कि विधान सभा या विधान परिषद का सभापति अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदस्य को जो पूर्वोक्त भाषाओं में से किसी भाषा में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता वह अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की अनुज्ञा दे सकेगा। मतलब सेम ऊपर वाली बात कही गई है, बस ये विधान मंडलों के लिए है। ठीक है, दूसरे में भी वही बात है 15 वर्ष वाली कि 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी होगा मानो या अंग्रेजी में शब्दों का उसमें लोप कर दिया गया। मतलब 15 वर्ष के बाद ये जो है अनुच्छेद लागू होगा। परंतु जो ये है अनुच्छेद 210 वो जैसे हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के विधान मंडलों के संबंध में यह खंड इस प्रकार प्रभावी होगा मानो इसमें आने वाले 15 वर्ष शब्दों के स्थान पर 50 वर्ष शब्द रख दिए गए हों। मतलब 15 वर्षों के स्थान पर इसमें 50 वर्ष शब्द रख दिए गए हों। तो जो अगला भाग है वो सबसे इम्पोर्टेंट भाग 17, इसमें पूरा ही राजभाषा से संबंधित जो है वर्णन किया गया है। जैसे संघ की राजभाषा। अब जो संघ की राजभाषा ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ की राजभाषा कौन से अनुच्छेद में है। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी कौन से अनुच्छेद में, वो है 343(1). ठीक है, संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप जो होता है वो होता है भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप। जैसे जो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा वो होगा ऐसे 1, 2, 3 इस प्रकार जो होता है, ना कि वो पहले वाला जो ऐसे संस्कृत में लिखते थे हम 1 और 2 ऐसे और ऐसे 3 ऐसे वाला नहीं होगा। वो जो है वो भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप ये वाला होगा। ठीक है, अब जो है इसमें बात किया है कि खंड 1 में किसी बात के होते हुए भी इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक संघ के उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। उन
जिनके लिए उसका ऐसे प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। मतलब 15 वर्ष जो संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष तक अंग्रेजी में ही काम होगा, उसके बाद जो है इसका 343 का वो जो है वो लागू हो जाएगा। ठीक है, अब आगे है, परंतु राष्ट्रपति उक्त अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के शासकीय प्रयोजनों में किसी के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। मतलब उसको अथॉरिटी दे सकेगा जो हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप को, उसे उस अवधि के दौरान भी भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, अब जो इसमें अगली बात कही गई है वो है, इस अनुच्छेद में किसी बात के होते भी संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा को या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए जाएं। ठीक है, अब जो अगला है वो है राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति। ये राजभाषा के संबंध में जो आयोग है और संसद की समिति है वो अनुच्छेद 344 में उसके बारे में कहा गया है। तो राष्ट्रपति इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित करेगा जो एक अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा जिनको राष्ट्रपति नियुक्त करे, और आदेश में आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित की जाएगी। मतलब इस संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और तत्पश्चात ऐसे प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति पर आदेश द्वारा एक आयोग गठित किया जाएगा। मतलब संविधान स्टार्ट होने के 5 वर्ष की समाप्ति पर और हर 10 साल में एक जो है आयोग जो है वो गठित किया जाएगा, और उसके अध्यक्ष और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे अन्य सदस्यों को से मिलकर बनेगा जो राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। अब दूसरा क्या है, आयोग का कर्तव्य क्या होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी भाषा का अधिकाधिक प्रयोग, संघ के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोगों पर निर्बंधनों, अनुच्छेद 348 में उल्लिखित सभी या किन्हीं परियोजनाओं के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा और संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप। ठीक है, उसके ये जो है वो सभी कार्य होंगे। अब जो है इसमें जो तीसरा बात कही गई है वो है, खंड 2 के अधीन अपनी सिफारिशें करने में आयोग भारत की औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में हिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। मतलब इन सब का भी ध्यान रखेगा हिंदी भाषी क्षेत्रों का। अब जो है एक समिति गठित की जाएगी जो 30 सदस्यों से मिलकर बनेगी। ये वाला क्वेश्चन हमेशा जो है पूछा जाता है कि जो समिति है उसमें कितने सदस्य लोकसभा के और कितने सदस्य राज्यसभा के होते हैं। तो उसमें सदस्य जो हैं वो 20 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित होंगे। ये सारे इस पद्धति द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। समिति का क्या दायित्व कर्तव्य होगा कि वह खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों की परीक्षा करेगी, राष्ट्रपति को उन पर अपनी राय के बारे में प्रतिवेदन देगी, मतलब उनको एप्लीकेशन देगी अपनी राय से। ठीक है, तो अब अनुच्छेद 343 में किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति खंड 5 में निर्दिष्ट प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात उस संपूर्ण प्रतिवेदन के या उसके किसी भाग के अनुसार निर्देश दे सकेगा। मतलब इसके जो है इसके अनुसार वो राष्ट्रपति क्या है जो वो अपने निर्देश जारी कर सकता है। ठीक है, अब जो है इसमें है प्रादेशिक भाषाएं। अब जो 343 और 344 तो यह 343 में वही कि जो हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी और भारतीय अंकों का जो है वो अंतर्राष्ट्रीय वो होगा। ठीक है, रूप होगा। और 345 से 46 और 47 में क्या है, प्रादेशिक भाषाओं से संबंधित कुछ बताया गया है। तो राज्य की राजभाषा या राजभाषा है। अनुच्छेद 345, 346 और 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को हिंदी
को उस राज्य के सभी या किसी शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। मतलब इसमें एक आ गया है कि जो राज्य की राजभाषा है और उनके साथ जो है वो हिंदी को उस राज्य की सभी या जो उस राज्य की भाषा है या उसके साथ हिंदी को भी प्रयोग की जाने वाली भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। उसको भी स्वीकार कर सकता है। परंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए उसका इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले प्रयोग किया जा रहा था। मतलब जब तक विधानमंडल में ये उपबंध स्वीकार नहीं किया जाता तब तक अंग्रेजी भाषा का वैसे ही प्रयोग किया जाता रहेगा जैसे पहले चलता आ रहा था। अब जो है एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच, किसी राज्य और संघ के बीच जो पत्रादि की भाषा होगी वो कौन सी होगी, वो इस 346 वाले अनुच्छेद में बताया गया है। संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाली तत्समय प्राधिकृत भाषा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच तथा किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा होगी। ठीक है। परंतु यदि दो या अधिक राज्य यह करार करते हैं कि उन राज्यों के बीच पत्रादि की राजभाषा हिंदी भाषा होगी तो ऐसे पत्रादि के लिए उस भाषा का प्रयोग किया जा सकेगा। अब पत्रादि की भाषा जो पूछा जाता है वो कौन से अनुच्छेद में, वो होता है 346 में। अब जो अगला अनुच्छेद है वो है 347, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध। मतलब किसी राज्य के किसी विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली जनसंख्या के जो भाषा होगी वो उसके विशेष उपबंध के बारे में 347 में बताया गया है। यदि इस निर्मित मांग को किए जाने पर राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग यह चाहता है कि उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा का राज्य द्वारा मान्यता दी जाए तो वह निर्देश दे सकता है। मतलब जहाँ पर ज़्यादा बोली जा रही है भाषा तो राष्ट्रपति निर्देश जारी कर सकता है कि उसको माने लोग ना। ऐसी भाषा को भी उस राज्य में सर्वत्र या उसके किसी भाग में ऐसे प्रयोजन के लिए जो वह विनिर्दिष्ट करे शासकीय मान्यता दी जाए। ऐसी भाषा को शासकीय मान्यता दी जा सकती है। अब जो 348 जो अनुच्छेद है उसका बार बार जिक्र हो रहा था ऊपर, तो जो 348 जो अनुच्छेद है उसमें क्या बताया गया है ये भी इम्पोर्टेंट है। उसमें बताया गया उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में जो भाषाओं का प्रयोग होता है उसके बारे में। तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो अधिनियम विधेयक आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन सी है, वो है 348 में बताया गया। इस भाग में पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध ना करे तब तक उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाई अंग्रेजी भाषा में होगी। तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि 348 किससे संबंधित है, तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से रिलेटेड है। और उसमें क्या जिक्र किया गया है कि इसके उपबंध काम में जो है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय अपनी कार्रवाई किस में करेंगे, अंग्रेजी भाषा में। अब जो इसका 348 का खा जो उपखंड है वो क्या कहता है कि संसद के प्रत्येक सदन या किसी राज्य के विधानमंडलों के सदन या प्रत्येक सदन में पूरा स्थापित किए जाने वाले सभी विधेयकों या प्रस्तावित किए जाने वाले उनके संशोधनों के जो है संसद या किसी राज्य के विधानमंडलों द्वारा पारित सभी अधिनियमों और राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित सभी अध्यादेशों को, ये सभी को इसी के बारे में बात कर रहे हैं, इंग्लिश के बारे में। इस संविधान के अधीन अथवा संसद या किसी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई किसी विधि के अधीन निकाले गए या बनाए गए सभी आदेश, नियम और विनियम या उपविधियाँ किस में जारी की जाएंगी, वो इसी में जो है अंग्रेजी भाषा में। तो ये 348 इसलिए इम्पोर्टेंट है। इसमें एक तो उच्च न्यायालय का जिक्र किया गया है काम है, और जो ये सारे जो संसद के विधानमंडल वगैरह है और राज्य के विधानमंडल है, इसमें जो प्रयोग होने वाली जो भाषा है वो जो है वो अंग्रेजी भाषा है। तो ये सब 348 में दिया गया है। अब जो इसके साथ एक बात और बताई गई है कि प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होंगे, मतलब जो प्राधिकृत पाठ हैं वो अंग्रेजी भाषा में होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको करना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो खंड है, खंड 2 खंड 1 में उपखंड का में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्यपाल का राष्ट्रपति को पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय को कार्यवाही में जिसका मुख्य स्थान उस राज्य में हिंदी भाषा का या उस राज्य के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाली किसी अन्य भाषा का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेगा। मतलब उसके पाठ के लिए वो जो उस
उस राज्य की भाषा होगी या हिंदी भाषा का प्रयोग कर सकेगा वो। परंतु इस खंड को कोई बात ऐसे उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, डिक्री या आदेश को लागू नहीं होती। मतलब जो उच्च न्यायालय का निर्णय या डिक्री जो आदेश है वो बातें इस पे लागू नहीं होंगी। खंड 1 के उपखंड खंड खा में किसी बात के होते हुए भी जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल ने उस विधानमंडल में पुरस्थापित विधेयकों या उसके द्वारा पारित अधिनियमों तथा अथवा उस राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों में अथवा उपखंड में पैरा में निर्दिष्ट किसी आदेश, नियम, विनियम और उपविधि के में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से कोई भिन्न भाषा विहित है, वहाँ उस राज्य के राजपत्र में राज्य के राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित अंग्रेजी भाषा में उसका अनुवाद इस अनुच्छेद के अधीन उसका अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। मतलब उस राज्य में ये बताया गया है कि राज्यपाल के प्राधिकार में अंग्रेजी भाषा के साथ उसका अनुवाद को भी उसका जो है प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। बस इसमें इतना ही बताया गया है। अब जो 349 अनुच्छेद है वो किसके बारे में? भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया। अब इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के दौरान 348 के खंड 1 और उल्लिखित में किसी परियोजना के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा के लिए उपबंध करने वाला कोई विधेयक या संशोधन संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना प्रस्तावित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। और राष्ट्रपति किसी ऐसे विधेयक को प्रस्तावित या किसी ऐसे संशोधन को प्रस्तावित किए जाने की मंजूरी अनुच्छेद 344 के खंड 1 के अधीन गठित आयोग की सिफारिशों पर अनुच्छेद के खंड 4 के अधीन गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात ही होगा। मतलब इसमें बताया गया कि जो राष्ट्रपति है वो अपने जो समिति है, ठीक है, और जो पहले आयोग की जो उन्होंने गठित किया उसकी सिफारिशों पर और उसकी जो समिति की अनुमति प्रतिवेदन पर उसको जो है लागू कर सकेगा। अब इसमें जो है 349 में अनुच्छेद में उसमें बस यही बात बताई गई है, ठीक है। अब 350 जो है वो है विशेष निर्देश, जो विशेष निर्देश दिए गए हैं वो 350 अनुच्छेद में है। व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा, ये भी इम्पोर्टेंट है, पूछ ले रहता है कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा कौन से अनुच्छेद में? वो है 350 में, ठीक है। तो इसमें बस यही बताया गया, प्रत्येक व्यक्ति किसी व्यथा के निवारण के लिए संघ या राज्य के किसी अधिकारी या प्राधिकारी को यथा स्थिति संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भाषा में अभ्यावेदन देने का हकदार होगा। मतलब वो किसी भी भाषा में अपना अभ्यावेदन दे सकता है, ठीक है। अब जो इसमें जो पूछा जाता है वो है 350 का कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं। जो 350 का है अनुच्छेद, उसमें ये बताया गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं जो है वो 350 का के अंतर्गत आती है। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रयोग प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। राष्ट्रपति किसी राज्य को ऐसे निर्देश दे सकेगा, ऐसी सुविधाओं का उपबंध सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक या उचित समझा जाएगा। तो इसमें बस यही कहा गया है कि 350 का काम है जो है प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना जो है वो जरूरी है। बस 350 के खा में जो कहा गया वो है भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी। मतलब जो प्रत्येक राज्य में क्या होगा, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, ठीक है। ये 350 का खा में बताया गया है। अब जो विशेष अधिकारी होगा उसका क्या कर्तव्य होगा, वो होगा कि इस संविधान के अधीन भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे, ठीक है, और उन विषयों के संबंध में ऐसे अंतरालों को पर जो राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें राष्ट्रपति को प्रतिवेदन दे और राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन में के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा। मतलब जो उसका अधिकारी का बस ये होगा कि वो पहले देखेगा और उसके बाद वो राष्ट्रपति को उससे संबंधित जो है प्रतिवेदन देगा, राष्ट्रपति उस पर विचार करके उसको संसद में रखाएगा और उस पर विचार किया जाएगा, ठीक है। अब जो है जो लास्ट है वो है 351 अनुच्छेद हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अब जो 351 अनुच्छेद में बात बताई गई है वो है हिंदी भाषा के विकास के लिए, ठीक है।
संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत को सामासिक संस्कृति के सभी तत्वों की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसका प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों का आत्मसात करते हुए जहाँ आवश्यक हो, वांछनीय हो, वहाँ उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणत अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि सुनिश्चित करें। बस 351 में यही कहा गया है कि संघ का कर्तव्य होगा, मतलब केंद्र सरकार का कर्तव्य होगा कि वो हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे और जो अन्य भाषाएं और जो संस्कृत भाषा है उससे वो शब्द लेके अपनी हिंदी भाषाओं में उसकी वृद्धि करे। ठीक है। अब जो 8वीं अनुसूची के 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जो भाषाएं आती है वो कौन कौन सी है, अब इनका वर्णन दो अनुच्छेद में किया गया 8वीं अनुसूची की भाषाओं का। एक तो अनुच्छेद 344(1) और एक 351 में तो आपने देख लिया हुआ ये। तो 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं आती है वो है असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, संस्कृत, सिंधी, हिंदी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, संथाली, बोडो, डोगरी। तो ये है जो 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं वो यही हैं। तो जो ये था वीडियो जो था वो संवैधानिक उपबंधों, जो भारतीय संविधान में जो राजभाषा से संबंधित अनुच्छेद और भाग दिए गए उसके बारे में। आगे जो वीडियो आने वाला है वो राजभाषा से संबंधित और अधिनियम और नियमों के बारे में भी आने वाला है। तो आप चैनल को साथ जुड़ सकते हैं और इस PDF की लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगा और टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।